आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग आज यहाँ पर संकल्प लेकर के जाएंगे कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो गया है। अब से कुछ ही देर में वो मंच पर होंगे। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बिठूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अभिजीत सिंह सांगा जी वो आए और सभा को संबोधित करें। साथ ही मेरी आवाज यदि पीछे तक पहुंच रही है, जो लोग भी वहां पीछे खड़े हुए हैं वो आकर आगे कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। और ये सामने जो लोग हैं, आप खड़े हैं, ये लोग, आप लोग जरा इधर आकर इधर कुर्सियों पे आ जाइए। सब लोग आप फांद के आ जाइए, आप युवा लोग हैं, जरा फांद के आ जाइए इधर। अभिजीत सांगा जी। आज कानपुर देहात की माटी की इस पवित्र और क्रांतिकारी धरती पर आयोजित इस रैली में हमारे मध्य में जिनका हमको इंतजार था, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हम सबके बीच में हो चुका है। मैं इस मंच की तरफ से हमारे सम्मुख जो बड़ी संख्या में समस्त विधानसभा क्षेत्रों से, गंगा जी और जमुना जी के दुआबे से, दूर दूर से जो हमारे साथी यहां पर उपस्थित हुए हैं, माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, बड़े बुजुर्ग उपस्थित हुए हैं, नौजवान साथी उपस्थित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में, इस रैली में अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हर कार्यक्रम का कोई ना कोई मकसद होता है। आज जो रैली यहां पर हो रही है, आज जो बड़े जनसमूह के साथ में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, साथियों, अपने क्षेत्र में 20 तारीख को चुनाव होना है। कौन आपके क्षेत्र का सेवक होगा, कौन आपका चौकीदार होगा, कौन आपका पहरेदार होगा, कौन प्रदेश का चौकीदार होगा और किस विचारधारा के साथ में इस प्रदेश की शासन व्यवस्था साथियों संचालित होगी, इसका चुनाव साथियों तुमको 20 तारीख को करना है। मैं केवल साथियों आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो तुम 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को जब तुम अपने क्षेत्र में जब वोट डालने का काम करोगे, तो ये केवल एक वोट नहीं है, ये मोदी जी और योगी जी इस देश के लिए जो हवन कर रहे हैं, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए जो हवन कर रहे हैं, उस हवन में एक आहुति तुम्हारी भी साथियों होगी। ये वोट कोई साधारण साथियों, उस वोट की कीमत को आप लोग समझने का काम करिए। वो वोट एक आहुति होगी, क्योंकि साथियों इधर तुम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालोगे, इधर तुम भाजपा को वोट डालने का काम करते हो, और उधर किसानों के खाते में सम्मान निधि भेजने का काम मोदी और योगी जी करने का काम करते हैं। इधर तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का काम करते हो, इधर भारतीय जनता पार्टी हमारा नेतृत्व उज्ज्वला योजना ला करके गरीब महिलाओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करता है। इधर तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो और इधर
साथियों राम मंदिर में, जहां पर साथियों अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इधर तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हो और उधर साथियों कश्मीर से 370 और 35A को खत्म कर दिया जाता है। इधर तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हो और उधर साथियों उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े दंगाई और गुंडों को, बड़े बड़े माफियाओं को जेल भेज देने का साथियों काम कर दिया जाता है। इधर साथियों मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि साथियों आप लोग वो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हो, जो साथियों कार्यकर्ता हमारा बूथ पर, हमारे साथी, हमारा जनमानस जनसमूह जो यहां पर उपस्थित है, आप लोग साथियों अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जब जिता करके भेजने का काम करोगे तो साथियों हमारे सनातन धर्म में ये संस्कृति है, ये हमको संस्कार मिले हैं कि साथियों जब हम लोग किसी साथियों महाभारत काल से जब हमारे पूर्वज जब युद्ध के लिए निकलते थे तो उनके माथे पर तिलक किया जाता था, उनकी तलवारों पर तिलक किया जाता था। आज मैं कहना चाहता हूं, आज सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं और इस महासमर में, इस साथियों महाभारत के शंखनाद के बाद मैं आपके बीच में केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोग मोदी जी को तिलक करना चाहते हो तो अपने क्षेत्र में साथियों, अगर तुम लोग मोदी जी को तिलक करना चाहते हो, अगर तुम लोग योगी जी के माथे पर तिलक करना चाहते हो, अगर तुम लोग अपने क्षेत्र के सांसदगण के माथे पर तिलक करना चाहते हो तो अपने क्षेत्र में विधानसभा का प्रत्याशी जो आपके क्षेत्र का है उसके माथे पर तिलक करके वोट डाल करके 20 तारीख को उसके माथे पर तिलक लगा देने का साथियों तुम लोग काम कर देना। ये आह्वान करने में आपके बीच में आया हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ये जो पीछे वाले जो पुलिस में, अगर मेरी बात सुन रही हो, ये पीछे वाला रास्ता जरा खोल दो ताकि जो पीछे भीड़ है वो वहां के कुर्सियों पर बैठ जाए। आप लोग अगर जो मेरी बात सुन रहे हैं वहां के ऊपर खोल दीजिए और जो लोग भी पीछे आ रहे हैं वो सीधे उधर वाली पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे। हमारे बीच में हम सबके प्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, तो इसलिए जो लोग भी वहां पीछे खड़े हैं वो आकर अपनी कुर्सी के स्थानों, अपनी कुर्सी पर अपने स्थान लें। सभी लोग, पुलिस अगर मेरी बात सुन रही है तो वहां बैरिकेडिंग हटा दी जाए ताकि लोग सीधे वहां के ऊपर पहुंच जाएं, क्योंकि पीछे वाले ब्लॉक में लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है। तुरंत इसको समस्या को देखें। जो भी जिम्मेदार कार्यकर्ता पीछे यदि मेरी बात सुन रहे हो तो इसका समाधान तुरंत कराएं। अब यहां के ऊपर हमारे माधोगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मूलचंद निरंजन जी आए और मंच को संबोधित करें। नहीं है, वो नहीं आए ना। अब यहां के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रहे सिकंदरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान अजीत पाल जी आए और जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हम लोगों की कानपुर देहात की पावन धरती पर हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय, परम आदरणीय योगी मोदी जी हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के हम लोगों के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। मैं आप लोग और हमारे संग यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए बड़ी संख्या में देवतुल्य कार्यकर्तागण सभी को मेरे चरणों में प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 फरवरी को हम लोगों को भारी बहुमत में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाना है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा। आग्रह वह है कि हम लोगों ने जो पिछले 15 सालों के पीछे देखते रहे, हम लोग डंस झेलते रहे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पहले बनी उत्तर प्रदेश में, उसके पहले और आज का जो समय है उसमें आप लोगों को जमीन आसमान का अंतर दिख रहा होगा।
इस जमीनी आसमान के अंतर को कायम रखने के लिए हम लोगों आदरणीय योगी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता प्रत्याशी को फिर से विजयी बनाकर लखनऊ भेजने का काम करना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सरकारों में भ्रष्टाचार, गुंडाराज का जो व्यापक चल रहा था, आज जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, उन लोगों का रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करने पर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाकर एक बार फिर आदरणीय योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अखिलेश यादव जी एक दिन कह रहे थे कि जो भी कानून व्यवस्था को तोड़ने वाला हो, जो कानून व्यवस्था को तोड़े, वो कृपया हमारी पार्टी से दूर चला जाए, हमारी पार्टी में उसका कोई स्थान नहीं। हमने कहा अखिलेश जी, यदि आपकी बात अगर आपके लोग मान लेंगे तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब जो लोग भी वहां उधर खड़े हुए हैं पीछे की तरफ, मेरा सभी से आग्रह है कि आगे आ जाएं और भी कुर्सियों पर अपना स्थान अपना ग्रहण करें, ताकि थोड़ी देर के बाद फिर एक भी कुर्सी खाली नहीं रहेगी। इसलिए जो लोग भी पीछे खड़े हुए हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो इधर मेरे लेफ्ट की तरफ, इधर पीछे की तरफ आ जाएं और कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम सबके बीच में हमारे इस अकबरपुर अब मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको सदा स्नेह देने वाले और इस अकबरपुर के बड़े ही लोकप्रिय सांसद माननीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी आए और इस मंच को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं यहाँ जो व्यवस्था में लगे लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ और प्रशासन के लोगों से भी कि बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, उनको कृपया आगे आने दें। हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आ चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर मौजूद हैं और मेरा आग्रह है सारे लोगों से कि ये सामने जो कोई ये लोग खड़े लोग हैं, ये कुर्सियों पर बैठने का कष्ट करेंगे। विश्व के सबसे बड़े नेता, जिनका आज विश्व में लोहा है, जिनको विश्व के लोग जब दुनिया के किसी देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े होकर घंटों इंतजार करते हैं। मेरे मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है, कानपुर देहात की सरजमी का सौभाग्य है कि आज विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में आने वाले हैं। और मेरे मित्रों, हिंदुत्व के पुरोधा, जिनके पग पग में 24 घंटे कर्तव्य परायण हैं, जो न दिन देखते न रात देखते हैं, जिन्होंने समूचे प्रदेश में गरीबों को, कमजोर वर्ग के नौजवानों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को और सुरक्षा के नाम पर यह बताने का काम किया कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में मंच पर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि कानपुर देहात का एक एक व्यक्ति, कानपुर देहात के पिछले बार में 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया था, हमारी लोकसभा में 5 की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया था। आपको आभार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उत्साह नौजवानों के अंदर है, जो आपने 5 साल तक लगातार उत्तर प्रदेश को नया आयाम देने का काम किया है, जो आपने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का काम किया है, आज इस पूरे क्षेत्र के लोग केवल कमल को खिलाना चाहते हैं। वह कमल जो कीचड़ में खिला करता है,
इसलिए आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप सारे लोग, आप लोगों के सहारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कृपया हाथ उठा करके कहें कि पूरी की पूरी कानपुर देहात की 4 लोकसभा और अकबरपुर की 5 लोकसभा को जिता करके हम उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम देने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कानपुर का सौभाग्य है। आपको पिछली उसमें आना था, लेकिन आप किसी कारणवश भाग्य के कारण नहीं आ पाए। आपके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग इंतजार करते रहे। आपने कानपुर को बहुत कुछ सौगात देने का काम किया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, मैं अभी विगत दिनों में पश्चिम के क्षेत्र में था, भारी तादाद से लोग आपको पूरे प्रदेश में 300 प्लस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना करके कमल के फूल को खिलवाने के लिए उतावले बैठे हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि मेरे मित्रों, 20 फरवरी को मतदान का दिन है। मैं अपनी माता और बहनों के चरणों में निवेदन करके कहना चाहता हूं कि घर के चूल्हे बाद में जलाना, पहले मतदान केंद्र पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल के फूल की बटन को दबाने का काम करना। मैं अपने बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि खेत और खलिहान के काम को उस दिन रोक देना। ये पर्व का दिन होता है, ये लोकतंत्र के पर्व का दिन होता है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हिंदुस्तान का जब जब लोकतंत्र खतरे में पड़ा है, चाहे हम भारतीय जनसंघ के रूप में रहे हो, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो, हमने लोकतंत्र को बचाने का सदैव काम किया है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे बड़ा अगर लोकतांत्रिक देश है भारत है, उस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए, माताओं बहनों बेटियों के लिए, और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों है कि दुनिया में जिस समय आपने पिछले चुनाव में 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन को तोड़ने का काम किया था, जब लोग कहते थे कि बुआ और भतीजे मिल गए, 93 में लोग कहते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय सिया राम, तो मेरे मित्रों आप कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। और जब 2019 में बुआ और भतीजे की जोड़ी को आपने फेल करके 303 सांसद जिताने का काम किया, तो 303 का मतलब होता है 303। 303 का मतलब होता है पुलिस के पास में 303 की गोली हुआ करती है, जो आतंकवादियों अत्याचारियों के सीने को छलनी करने का काम करती है। मेरे मित्रों, वह काम जब आपने किया, तो जो आपकी सदियों से अपेक्षा थी, धारा 370 और 35 को, तो अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 70, 370 और 35 को समाप्त होने का काम किया। और मेरे मित्रों, आपके कारण कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, हमारी देश की सर्वोच्च अदालत, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ, 5 न्यायाधीशों की पीठ ने भी ये निर्णय किया कि रामलला थे, रामलला हैं, रामलला का मंदिर बनना चाहिए। अगली 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय योगी जी के नेतृत्व में वहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, भव्य भगवान राम का मंदिर 2023 तक बनकर के तैयार होगा और बहुत सारे काम इस देश में बाकी हैं। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 24 घंटे काम करते हैं, ऐसे हिंदुत्व आत्मा को मेरे मित्रों कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मुझे ध्यान में आता है कि एक बार जब मऊ में दंगा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी सीना तान कर राइफल पकड़कर चल रहा था। लेकिन एक दिन मुझे वह भी ध्यान में आता है कि वही मुख्तार अंसारी हमारे मुख्यमंत्री जी से कांप रहा था और व्हील चेयर के ऊपर चल रहा था। ऐसे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है, जो निश्चित रूप से हमारी माताओं बहनों का सम्मान है, वो उत्तर प्रदेश का भविष्य है। मैं आग्रह करूंगा अपने पूज्य मुख्यमंत्री जी से कि वह आए और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कानपुर देहात की आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष से मानवेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुब्रत पाठक जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और सिकंदरा से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अजीत पाल जी, प्रत्याशी रनिया अकबरपुर श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रत्याशी रसूलाबाद पूनम संखवार जी, प्रत्याशी भोगनीपुर श्री राकेश सचान जी, प्रत्याशी उरई श्री गौरी शंकर वर्मा जी, प्रत्याशी माधवगढ़ श्री मूलचंद निरंजन जी, प्रत्याशी कालपी निषाद पार्टी से श्री छोटे सिंह चौहान जी, प्रत्याशी घाटमपुर अपना दल श्रीमती सरोज कुरील जी, प्रत्याशी बिठूर श्री अभिजीत सिंह सांगा जी, प्रत्याशी बिलौर श्री मोहित सोनकर जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालपी नरेंद्र सिंह जादौन जी, विधायक घाटमपुर उपेंद्र पासवान जी, विधायक रसूलाबाद श्रीमती निर्मला संखवार जी, विधायक भोगनीपुर श्री विनोद कटियार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीरज रानी जी, जिलाध्यक्ष जालौन रामेंद्र सिंह बन्ना जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात अविनाश सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री आनंद सिंह जी, अशोक राजपूत जी, संजीव सिंह की ऋषि जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस मंच पर होगा। आज जब कानपुर देहात की इस धरती पर हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में प्राप्त होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के ही रूप देवी मुक्ता की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 2022 के जब विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान 55 विधानसभा सीटों पर चल रहा है। इससे पूर्व 58 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। हम सब जान रहे हैं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7.5-8 वर्षों के दौरान देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और देश के अंदर समग्र सुरक्षा के लिए जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आज पूरा देश इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और उनके प्रति आज भी जो विश्वास पूरे देश के अंदर है, आजादी के बाद किसी नेता के रूप, किसी राजनेता के प्रति इस प्रकार का जन विश्वास न केवल भारत में बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए ये कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। भाइयों बहनों, 2017 में आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2017 के पहले प्रदेश में जो सुरक्षा के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां थीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दंगों के कारण जिस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा हुआ था और जिस प्रकार की अराजकता का दृश्य 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था, भाइयों बहनों 2017 के बाद आपने देखा होगा आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। 2017 के पहले जो बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, आज वही बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जिस प्रदेश में 2017 के पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले लगातार अव्यवस्था का माहौल होता था, आज भाइयों बहनों 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अब कानपुर में दंगे नहीं होते, बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले व्यापारी सुरक्षित था, बेटियां सुरक्षित थी और बमबाजी बाजारों में होती थी, किसानों पर होती थी, हर राह चलते हुए राहगीरों पर होती थी, 2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कावड़ यात्री जब कावड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है, कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, सुरक्षा के इस बेहतर माहौल ने प्रदेश के अंदर निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज इस निवेश के कारण प्रदेश आगे बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को कई गुना रफ्तार से मिला है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक जनपद एक उत्पाद की योजना के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है, लाखों नौजवानों को और परंपरागत उद्यमियों को इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब पूरे प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में पहले भर्तियां निकलती थी और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी और पूरे नौजवान हताश और निराश अपने आप को ये मानते थे कि लगता है अब उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नौकरी नहीं पा पाता था। लेकिन भाइयों बहनों 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वह करके दिखाया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर निवेश और परंपरागत उद्यम में काम करने का जो मौका मिला, भाइयों बहनों उसके परिणाम स्वरूप ने नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60 लाख लोगों को कार्य मिला है। वर्तमान में हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पहली वेव प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य भारत के अंदर हुआ, आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना हुआ है। एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो मार्गदर्शन दिया, पहले जान है जहान है का संदेश देकर
फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने को लेकर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन करूंगा मैं आप सबका। 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपलब्ध कराई है। और याद रखना, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन, किसी महामारी के साथ ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो जा रहा है। अब याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था। तब कहा था ना कि वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। और भाइयों बहनों, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने देश को बचाया है, कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाया है। और जो बचाता है, संकट का जो साथी होता है, वही सच्चा साथी होता है। वोट की चोट से गुमराह करने वाले लोगों को अब करारा जवाब दीजिए कि जो बचाएगा वही सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी हैं। आज जवाब देने की आवश्यकता है। जो लोग गुमराह कर रहे थे उस समय, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, किसी भी महामारी का अब तक का उदाहरण आपके सामने है। बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी से ज्यादा मौतें होती थी भूख से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से ही यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि कोई बीमारी से भी हम नुकसान नहीं होने देंगे और भूख से भी किसी को नहीं मरने देंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना। कानपुर देहात के लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो आ रही है ना। आपको बिजली गायब करने वाली सरकार चाहिए या बिजली देने वाली सरकार? राशन खाने वाली सरकार चाहिए या गरीब को राशन देने वाली सरकार? और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है। कानपुर देहात में भी एक मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर देहात में भी स्वास्थ्य के उच्च संस्थान के रूप में मेडिकल कॉलेज दे दिया है। आपके कानपुर में भी भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे ही हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, कोई सोचता था 1947 से 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे। और आज भाइयों बहनों, हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा और उनके अनुकंपा के कारण संभव हो पाया है। और तो और पिछली सरकार राजनी करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, झांसी में डिफेंस कॉरिडोर दे दिया और चित्रकूट में भी डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अब याद करिए, भारतीय सेना से जुड़े हुए जब रक्षा उपकरण यहां पर बनेंगे, तोपें बनेंगी, लड़ाकू विमान बनेंगे, तो भाइयों बहनों, कानपुर देहात का नौजवान भी उस तोप पर बैठ करके जब दुश्मन के सीने को चीरता हुआ दुश्मन की सीमाओं पर घुसेगा तो भारत माता की जय हर भारतीय कह उठेगा।
आज यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। यही सोच है और यह फर्क आप सबके सामने है। आज जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, मैं आज के इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में यहां पर स्वागत करूंगा। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहां पर अजीत पाल सिकंदरा से, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर से, रनिया अकबरपुर से, पूनम संखवार रसूलाबाद से, राकेश सक्तान भोगनीपुर से, गौरी शंकर वर्मा उरई से, मूलचंद निरंजन माधवगढ़ से, छोटे सिंह चौहान ये निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं कालपी से, सरोज कुरील घाटमपुर से अपना दल की प्रत्याशी हैं, अभिजीत सिंह सांगा बिठूर से, मोहित सोनकर बिल्हौर से, ये सभी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, मोदी 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 योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, मोदी 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 मोदी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में आ गए हैं। मैं कानपुर देहात की इस धरती के ऊपर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, कानपुर देहात से उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज कानपुर देहात की इस ऐतिहासिक भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान न केवल प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी समृद्धि की दिशा में भी तमाम बड़े कदम उठाया है। कानपुर देहात में बन रहा नया मेडिकल कॉलेज हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में कानपुर के अंदर आज देश की रक्षा की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम, यह अपने आप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विकास के बारे में कोई सोच पैदा हो, गरीबों के मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह गरीब को मकान देने का कार्य हो या फिर कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम, डबल डोज इंजन की सरकार का लाभ
उत्तर प्रदेश वासी निरंतर ले रहा है। आज के इस अवसर पर जब 2022 की विधानसभा चुनाव की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कानपुर देहात से जुड़े हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। मैं सोच रहा था इतने दिनों से आप सब चुनाव अभियान में लगे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, उत्साह भी बढ़ रहा है। दिसंबर महीने में मैं कानपुर शहर में मेट्रो का लोकार्पण करने के लिए आया था और मैंने देखा हजारों लोग, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। आज कानपुर देहात भी हम सभी पर ऐसा ही स्नेह दिखा रहा है। आपका ये प्यार ही मुझे निरंतर प्रेरित करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करूं, दिन रात आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। साथियों, कानपुर देहात बिठूर की इस पावन धरती में हमें गुरु परंपरा से लेकर आजादी तलक हर प्रकार का जीवन में एक ललक, एक जोम, एक कमिटमेंट हमें नजर आता है। आज हमारे साथ जालौन के भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हाथ से बने रंग बिरंगे कागजों के लिए प्रसिद्ध जालौन की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं कानपुर देहात का एक और वजह से बहुत आभारी हूं। कानपुर देहात ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेजा है। मैं जब भी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलने जाता हूं तो वो मुझसे आप लोगों के बारे में, कानपुर देहात जिले के जीवन के बारे में इतनी बातें बताते हैं
उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो उनकी बातों में आसानी से समझ में आता है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड में और गोवा में मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने का उनका ये पहली बार मौका, उस मौके को जाने न दे, ताकि अपने जीवन में उनको याद रहेगा कि कितनी छोटी उम्र में पहला वोट डाला था। आज उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है, आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है, और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे, आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके
पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। तीसरा हमारी माताओं बहनों ने, हमारी बेटियां ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। माताओं बहनों ने सुरक्षा के नाम पर सम्मान पूर्वक जो जिंदगी मिल रही है, उसके लिए माताओं बहनों ने बीजेपी को जिताने का झंडा उठा लिया है। चौथा, ये पहले 2 चरण के आधार पर मैं विश्वास से कह रहा हूं, चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। इन 4 बातों ने इन गौर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों, उनको पराजित कर दिया है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। हमें विकास के रास्ते पर चलना है। मतदाताओं को
गुमराह करते हैं और पराजय के बाद में हार का ठिकरा जिसको साथ में ले आए हैं ना, उसी पे गले पर मर देते हैं जी। आप देखिए 10 मार्च के बाद कैसे ये लोग अपने नए साथी को कोसना शुरू करेंगे, दोनों एक दूसरे को तू मैं करेंगे। साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप ऐसी मुसीबतें में जीते थे कि नहीं जीते थे? असुरक्षा थी कि नहीं थी? इन लोगों ने तरीका ऐसा बनाया था कि परिवार के हर सदस्य को इनकी राज करने का तरीका मालूम है ना आपको? ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक। उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? लोगों का भला करने के लिए नहीं, लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वही आपका एरिया लूट लो। भाइयों बहनों, इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं। आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है,
इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। भाइयों और बहनों, गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए, 2017 से पहले जब इन गौर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था? गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता? इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दानव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को खत्म कर दिया। आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यही कारण है कि 100 साल के बाद इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी दुनिया की महामारी, दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी में भी गरीब का चूल्हा जलता रहा है भाई। और मेरी माताओं बहनों, संकट अगर आ भी गए हैं, ये मोदी है, मेरी गरीब मां बहन का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी मदद कर रही है। अगर यूपी का कोई परिवार किसी दूसरे राज्य में जाए, अगर वो उत्तर प्रदेश से मानो गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कर्नाटक चला गया, पंजाब चला गया, तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में भी राशन। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार का काम कैसा होता है? एक गरीबों को पक्के आवास की योजना में भी दिखता है। पहले की सरकार ने पूरे कार्यकाल में गरीबों के लिए घर बनाने में कितनी उदासीनता रखी। मुझे बताइए, भारत सरकार पैसे भेजे, गरीब को घर चाहिए, मोदी घर बनाना चाहता है, लेकिन 2014 में यहां ऐसी सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये योगी जी की सरकार बनने के बाद काम हुआ, और मुझे खुशी है, हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा, पाई पाई का उपयोग हुआ, और उत्तर प्रदेश में 34 लाख, आंकड़ा सुन लीजिए भैया, 34 लाख पक्के घर गरीबों को बना करके दिए गए। 34 लाख। कितने कितने भैया, कितने? 34 लाख। और आज एक घर की कीमत होती है कितनी भाई? लाखों में होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में 34 लाख गरीब जो उनको घर मिला, वो लखपति हुए कि नहीं हुए? मोदी ने आकर के 34 लाख गरीबों को लखपति बनाया कि नहीं बनाया? योगी जी ने लखपति बनाया कि नहीं बनाया? और इसमें भी 13 लाख घर हमारे दलित भाई बहनों को मिले हैं। भाइयों, कोई भेदभाव नहीं। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों ने
उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा। किसी भी मजहब की महिलाएं हो, किसी भी पंथ की बेटियां हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव उनके हितों की रक्षा में जुटी है। जन धन बैंक खाते खुले, सबसे ज्यादा लाभ बेटियों को हुआ। मुद्रा योजना हो, सबसे अधिक लोन बेटियों को मिले। स्वयं सहायता समूहों के बिना गारंटी ज्यादा पैसा देना हो, सबसे अधिक लाभ हमारी मां बहन बेटियों को मिला। नल से जल हो, बेटियों की सुविधा सबसे अधिक बढ़ी। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहनों बेटियों को अपमान से, पीड़ा से मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी और योगी सरकार ने किया। जिस पीएम आवास योजना के बारे में मैंने अभी बताया, उसमें जो घर दिए जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर महिलाओं के ही नाम, और सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। और साथियों, महिलाओं के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है, उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मनचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए, तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन मैं आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं,
आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी तीन तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। गौर परिवारवादियों ने किसानों और खासकर छोटे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है। ऐसे छोटे किसानों की चिंता पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, उसके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया। हमने फसल बीमा के नियमों में बदलाव किया, उनके लिए विशेष हमने पेंशन योजना शुरू की। हम किसानों के क्रेडिट कार्ड के दायरों को बढ़ा करके पशुपालन करने वालों को, मछली पालन करने वालों को भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया। हम उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ये डेयरी प्लांट अपनी बिजली की जरूरत गोबर से बनी बायोगैस से पूरी कर सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इससे किसान को आय का एक और अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। बूढ़ा पशु भी किसान को, पशुपालक को आय कराएगा। योगी जी की सरकार पहले ही ऐसे बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद इस अभियान को और गति दी जाएगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बायोफ्यूल के इस्तेमाल को भी लगातार बढ़ा रही है। यूपी के किसानों को हजारों सोलर पंप ये भी हम मुहैया करा रहे हैं। जब खेत में ही सोलर पावर से बिजली पैदा होगी तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किसान का कितना लाभ होने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है। हमारी कोशिश है हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इस बार भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी बिजली से लेकर खेती किसानी से जुड़े बड़े संकल्प लिए गए हैं। 10 मार्च को सरकार बनने के बाद इन संकल्पों पर तेजी से काम किया जाएगा। भाजपा सरकार गंगा जी के किनारे बसे लोगों में प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती को भी प्रोत्साहन दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार यूपी को आधुनिक सुविधाएं देने में भी जान से जुटी हुई है। आप सोचिए, अगर इनकी सरकार होती तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इतनी तेजी से आगे बढ़ता क्या? अगर इनकी सरकार होती तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इतनी तेजी से काम कर पाता क्या? कोरोना काल में भी कानपुर मेट्रो पर कितनी तेजी से काम किया गया, ये आपने भी देखा है। इनके रहते क्या यहां डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण संभव हो पाते? इन लोगों ने जो फिरौती का, गुंडागर्दी का, कर्फ्यू का माहौल यहां बनाया था, दंगों का माहौल यहां बनाया था, लगभग कौन यहां निवेश करने आता? साथियों, माफियावादियों ने कानपुर में उद्योगों को तालाबंदी की तरफ धकेला। डबल इंजन सरकार कानपुर में मेगा लेदर पार्क बना रही है। जो पहले सरकारों में थे, इन्होंने विदेशी आयात को प्राथमिकता देकर जालौन के कागज उद्योग को भी बर्बाद कर दिया था। लेकिन योगी जी की सरकार ने कागज उद्योग के साथ साथ जालौन के मटर को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कदम उठाए हैं। आज जब मोदी देश में वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल होने की अपील करता है, तो उसके पीछे आप जिन उद्योगों से जुड़े हैं, आपके उद्योगों को ताकत देने का हम काम कर रहे हैं। कुटीर उद्योगों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा संकल्प है। लेकिन इसके लिए सबका प्रयास भी आवश्यक है। आपके एक एक वोट का योगदान बहुत आवश्यक है। इसलिए याद रखिए भाइयों बहनों, आज इस सभा के बाद आप घर घर जाएंगे। आप इस सभा के बाद घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे। हर परिवार को मतदान के लिए समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, भाजपा के कमल पे वोट डलवाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, पक्का करेंगे। कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, ये घर घर पहुंचाएंगे। पहले मतदान, फिर जलपान, और कोई काम पहले नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए, जो उम्मीदवार है, और योगी जी आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है आगे आ जाए, योगी जी आगे आ जाए।